नमस्कार, आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कोटा क्षेत्र के एक फार्म हाउस में पुलिस की दबिश। जुआ खेलते 14 जुआरी पकड़े गए, लाखों की नकदी और वाहन मोबाइल जब्त। क्राइम रिपोर्टर बनकर बिल्हा क्षेत्र में ग्रामीणों से की जा रही थी उगाही। शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज। नगर निगम की रेंट ए साइकिल योजना हुई पूरी तरह से फ्लॉप। लाखों रुपए फूंक कर पलट कर भी नहीं देखे निगम के अफसर। रतनपुर दरगाह में उर्स के दौरान कांग्रेस भाजपा नेताओं के बीच हुई जमकर नोकझोंक, पुलिस को संभालनी पड़ी व्यवस्था। और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह के शहीदी दिवस पर दशमेश सेवा समिति ने बांटा शरबत और प्रसाद। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन हुए शामिल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कोटा थाना क्षेत्र के एक फार्म हाउस में ताश की बिछी गड्डियों पर किस्मत आजमा रहे 14 शहरी रणनीतिकारों की महफिल तब बिखर गई जब वहां छापा पड़ गया। शहर के जाने माने मोहल्लों से जुटे ये जुआरी बड़े दाव पर खेल रहे थे, मगर इस बार दाव उल्टा पड़ गया। फार्म हाउस से न केवल लाखों की नकदी मिली बल्कि मोबाइल और लग्जरी गाड़ियों की कतार देखकर ऐसा लगा जैसे ताश का खेल नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मीट चल रहा हो। खुफिया सूचना पर जब टीम ने अजयपुर स्थित बंटी कश्यप के फार्म हाउस में दबिश दी तो वहां ताश की पत्तियों के बीच फंसी 3,04,200 रुपए की नकदी मिली। साथ में 17 मोबाइल और 5 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। भागने की कोशिश में कुछ हाथ नहीं आया, पर 14 खिलाड़ियों की शानदार पारी यहीं पर कैच कर ली गई। जो गाड़ियां पकड़ी गईं उनमें इनोवा, टियागो, बलेनो, किया सेल्टॉस और ब्रेजा शामिल हैं। यानी खेल छोटे लेवल का नहीं था, लग्जरी जुआ मंडली की थी। पकड़े गए खिलाड़ियों की सूची भी किसी वीआईपी मीटिंग से कम नहीं। 68 साल के मिश्री लाल कश्यप से लेकर 24 साल के यशोधर कश्यप तक हर उम्र के ताश प्रेमी मौजूद थे। अशोकनगर, मंगला, कुदुदंड, राजकिशोर नगर, तेलीपारा, इमलीपारा और खमतराई जैसे इलाकों से आई इस टोली में दीपक सोनी, शांतनु बघेल, प्रदीप पांडे, राजकुमार तेजवानी जैसे नाम भी शामिल हैं। नाम सुनकर लग सकता है कि कोई रिट्रीट कैंप हो, लेकिन हकीकत में ये ताश के वॉरियर्स अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अफसोस, इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। बिलासपुर पुलिस का प्रहार लगातार संगठित अपराध पर चल रहा है। ऐसे एक सूचना मिली थी हमको कोटा थाना क्षेत्र के अजयपुर गांव में एक फार्म हाउस में जुआ चल रहा है। कोटा की पुलिस टीम और एसीसीयू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वहां पर रेड कार्रवाई की और वहां पर लगभग 3,42,000 रुपये कैश जो है जब्त हुआ। 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 17 मोबाइल जब्त हुए हैं, 5 4 व्हीलर्स थी उसको भी जब्त किया गया है और सभी पर कार्रवाई की। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी जान पहचान रामनगर लिंगियाडीह में रहने वाली हर्ष यादव उर्फ लड्डू नाम के युवक से हुई थी। युवक ने उसे पसंद करने की बात कहते हुए शादी का भरोसा दिलाया और इसी झांसे में आकर महिला ने उस पर विश्वास करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। महिला का आरोप है कि जब उसने युवक से शादी की बात कही तो वह मुकर गया और उसे गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। युवक के बदले हुए व्यवहार से आहत होकर महिला ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में युवक द्वारा महिला के साथ रिश्ते और विवाद की पुष्टि भी हुई है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर सरकंडा थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। सरकंडा थाना पुलिस ने क्षेत्र में हुई 3 अलग अलग चोरी की घटनाओं को सुलझाते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लैपटॉप, एक ई-रिक्शा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसकी कुल कीमत 1,88,056 रुपए आंकी गई है। पहला मामला सरकंडा क्षेत्र के गया विहार से सामने आया, जहां बीटेक की पढ़ाई कर रहा छात्र शुभम कुमार ठाकुर किराए के मकान में रहता है।
उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 मई की शाम वह सब्जी लेने गया था और जब वापस लौटा तो उसके कमरे का ताला टूटा मिला और कमरे से 2 लैपटॉप चोरी हो गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्धों की पहचान की। पुलिस ने अजय चौहान उर्फ मच्छर, अरुण यादव उर्फ नोबी और विकास पांडे को पकड़ा और पूछताछ की। तीनों ने मिलकर लैपटॉप की चोरी करने के अलावा रुद्र विहार से एक मोटरसाइकिल और खमतरई साहू भवन के पीछे से एक ई-रिक्शा चोरी करने की बात कबूल की। तीनों मामलों में सामान बरामद कर लिया गया है और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के सूर्या विहार फेज 2 यदुनंदन नगर में एक प्राइवेट कर्मचारी को परिवार समेत ससुराल जाना इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि लौटने पर घर का दृश्य देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। 23 मई को दोपहर 12:30 बजे घर में ताला लगाकर रायगढ़ निकले परिवार को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि लौटने पर स्वागत कोई और करेगा, वो भी दरवाजा खोलकर। पड़ोसी नरेंद्र कुमार सिन्हा ने पहले ही फोन पर बता दिया था कि घर खुला पड़ा है, लेकिन असली सरप्राइज तो 26 मई की रात 10:30 बजे मिला जब वे घर वापस लौटे। मेन गेट का ताला नदारद था और घर का दरवाजा ऐसे खुला था जैसे चोरों ने उसे वेलकम मैट समझ लिया हो। घर के हॉल और किचन में सामान ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने खजाना ढूंढा हो और दोनों बेडरूम की 3 अलमारियां खुलकर जैसे कह रही थी कि हमें भी देख लो। अलमारी से गायब हुए पुराने गहनों में शामिल थे सोने की 2 चैन, 1 अंगूठी, कान के झुमके, 1 लॉकेट और बहुत सारी गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 4 चांदी के नोट, 10 बिछुए और 12,000 रुपए नगद भी थे। कुल नुकसान करीब 90,000 रुपए का बताया जा रहा है। कागजात वो तो पुराने गहने हैं, कौन रखता है। फरियादी ने जरूर कहा है कि गहने सामने आ जाए तो वो उन्हें पहचान लेंगे, जैसे फिल्मी सीन में माँ अपनी बिछड़ी हुई संतान को पहचान लेती है। अब देखना यह है कि पुलिस इस खुली किताब जैसे केस को पढ़ पाती है या फिर ये फाइल भी बाकी मामलों की तरह लंबित की अलमारी में बंद हो जाएगी। आज कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा बिलासपुर पहुंचे। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातनी है, धर्म के रक्षक है, भगवान बजरंगबली के भक्त हैं, हम सबको जोड़ के रखे हुए हैं, छत्तीसगढ़ और देश की खुशहाली के लिए हमेशा काम करते हैं। आज हमने भी उनके दर्शन किए हैं। आज कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र रहा है, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हम सब सनातनी हैं और इतिहास यही बताता है। ये कहना है राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का। उन्होंने कहा कि महाराज जी धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं, हमारी प्रेरणा है, मार्गदर्शक है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फर्जी सर्पदंश मुआवजे के मामले में पिछली समीक्षा बैठक में चर्चा हुई थी। ये विषय सबको गंभीर लगा था और इसलिए कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि जो भी प्रकरण अब बनेंगे उन सब का समुचित परीक्षण किया जाए। हेल्थ रेवेन्यू सभी से बयान लिया जाएगा। पूरा परीक्षण करने के बाद ही प्रकरण तैयार किया जाए। यदि कोई फर्जी प्रकरण सामने आता है तो उसमें जिसकी भी मिलीभगत होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बागेश्वर धाम महाराज जी सनातनी हैं और धर्म के रक्षक हैं, भगवान बजरंगबली के भक्त हैं, हम सबको जोड़ के रखे हैं। छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए हमेशा काम करते हैं। आज हम भी बागेश्वर धाम के महाराज जी के दर्शन करने आए थे, आज दर्शन किए हैं। पिछली बैठक में हमने समीक्षा बैठक में इस विषय को चर्चा किया था। हमको गंभीर लगा मामला और हमने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि जो भी प्रकरण बनते हैं अब उस प्रकरण की समुचित उसका परीक्षण हो, हेल्थ से, रेवेन्यू से, गांव वासियों से बयान लिया जाए। पूरे परीक्षण करने के बाद ही जो प्रकरण है, जो वाजिब है, उनको तैयार किया जाए। अगर किसी तरह की फर्जी प्रकरण, चाहे वो उसमें हेल्थ वाले हों या पुलिस वाले हों, जिसकी भी मिली भगत हो, भागीदारी हो, उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करेंगे। धर्मांतरण पर कहा कि धर्मांतरण अपने आप में गलत है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन करें और पूजा पद्धति को अपनाएं, लेकिन किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर या दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये गैर कानूनी है। इसका विरोध जरूर होना चाहिए। धर्मांतरण अपने आप में धर्मांतरण कराना गलत है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने इच्छा के अनुरूप अपने धर्म का पालन करे, पूजा पाठ करे, जिस धर्म को चाहे अपनाए।
लेकिन किसी भी आदमी को प्रलोभन दे करके या किसी को दबाव दे करके यदि धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये तो गैर कानूनी ही है, गलत है और इनका हमेशा विरोध है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, EOW को दिए हैं और आज देख रहे हैं कि जहां से भी भारतमाला प्रोजेक्ट निकली है वहां पे उनकी कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है और जांच में जितने भी लोग आएंगे, चाहे भूमाफिया हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी उसमें संलिप्त है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। आप देख रहे हो बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है, कुछ जेल के अंदर भी हैं और जो भी लोग आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। जो भी इस परिधि में आएंगे। भारतमाला परियोजना पर उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट पर विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। EOW को मामले की जांच सौंपी गई है। जहां से भारतमाला प्रोजेक्ट होकर निकला है वहां पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है और जांच में जिसका भी नाम सामने आता है, जो भी गड़बड़ी में शामिल होगा, चाहे वह भूमाफिया हो, अधिकारी हो या बड़े कर्मचारी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। कुछ जेल में भी गए हैं और जिनका नाम सामने आएगा सभी जेल जाएंगी। CM साय की सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिल्हा पुलिस ने खुद को क्राइम रिपोर्टर बताकर ईटा भट्टा संचालकों और ट्रैक्टर चालकों से जबरदस्ती पैसे वसूलने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक कार पर क्राइम रिपोर्टर की प्लेट लगाकर ये लोग बिल्हा क्षेत्र में सक्रिय थे और NOC नहीं होने की बात कहकर 27,000 रुपए की मांग कर रहे थे। बिल्हा के एक ईट भट्टा संचालक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 1 जून को दोपहर में 3 लोग उसके ईटे भट्टे पर पहुंचे और पैसे नहीं देने पर मीडिया में अवैध भट्टा संचालन की खबर छापने की धमकी देने लगी। पीड़ित ने डर के चलते 1500 रुपए दे दिए। जानकारी के अनुसार इन्हीं लोगों ने मंगला गांव में अन्य भट्टा संचालकों और ट्रैक्टर चालकों से भी इसी तरह से पैसे मांगे हुए हैं। पुलिस ने इन्हें मंगला क्षेत्र से घेराबंदी करके पकड़ा। पूछताछ में आरोप स्वीकार किए गए। इनके पास से 1500 रुपए नगद और क्राइम रिपोर्टर लिखा हुआ वाहन बरामद किया गया। तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, लेकिन कई बार पैसों की कमी के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए इस सपने को पूरा कर रही है, मगर गांव में फैले दलालों की वजह से योजना भी बदनाम हो रही है। केकड़ाल के रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास की किस्त निकलवाने के लिए हितग्राही से 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। ग्रामीण रामलाल मरावी ने बताया कि 1 साल पहले उनका पहला किस्त आया था, जिससे उनके मकान बनाने का काम शुरू हुआ। अगली किस्त देर होने के कारण उन्होंने मकान का कार्य पूरा करने के लिए अपने खेत को गिरवी में रखकर काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि अगली किस्त के लिए रोजगार सहायक से कहने पर उनके द्वारा 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। वैसे पैसा मांगी सो है तो सब किस अलग पैसा ला एक साथ ला। हाँ मतलब 5,000 देगी ना तो मैं बजट 5,000 दिए होंगे। कब पे दिया? वो 4 महीना हो गए दिए। तो मिली फिर तो अभी तक एक किस्त नहीं आया। 25,000 भर जलाए थे नहीं। हाँ तो कब के दिए चल पैसा? 4 महीना हो गया ही मैं दिए हैं यही साल।
तो दूसरा किस्त अभी एक किस्त नहीं है कि किस्त मात्रा है 25,000 भर तो बोलते थे तो का बोलते तो वही भर के थे का नाम देव मोर नाम ओकर का नाम ओखर देव नाम जगत कोनी है रोजगार सहायक। आवास हमारे ना जो 15 साल हो गए घुमा थे हर सरपंच के भी तो कहते यही आवास तो वैसे थोड़े आवास होते भाई। आवास तो देना रहते सरकार मोदी भी सरकार भरे रहे फार्म पूरा ओके है लिस्ट में आगे नाम? हाँ नाम आगे है का बोलते वो में कहते कि एखर कोई गारंटी नहीं कब आई तो एखर इसे बोल देते कोना बोलते वो सचिव मन और सरपंचों बोले सभी तो वर्तमान में नवा मांगी लाला है तो का जानी तो भाई आवास भर दौड़ जाता मोला घुमा देते फिर बोलते 5,000 लगी कौन गांव के सो केकड़ार अच्छा कौन में रहे वो घर मोर सागर पास मेला होते ठीक का नाम क्या है तो रवास हो मोर भुलऊ राम यादव के नाम से अच्छा कब क्या है जाना था लिस्ट में नाम राजा राम आए पुराना लिस्ट में आए वो है 2022 रिस का गव है ना 2022 के मोर आवास आ गए जाके सूची में फोटो खींच के लेगी। ठीक तो का बोलते फिर तो आवास मित्र मन है भी आवास मित्र उमा टांग दीज पंचायत में ओहुम देखें अपन नावलत जानते हैं ज़्यादा नहीं पढ़े हैं ओहुल देखें तो कथे लेना आही ठीक है तो का बोली फिर आवास मित्र अगर है तो पंचमन हो कुछ नहीं बोले आही भल बोलते देख नाम नहीं लेता मैं अब अपन आवास ल चाहत हूँ आ जाए की पिछले साल के आवास है वह आरी से वह तो एक किस्त दे 25,000 रुपया मात्र ओखर बाद आज तक फ़ोटो खींच के ले गए 3 पैक लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया था। तो एक किस्त तक लग फिर मकान बन गया पूरा फाइनल हो गया सर। खेत आई अपन गहना धर के मैं अपन ओके करवाए हूँ। कौन सा गाँव के ग्राम केकड़ार विकास खंड तखतपुर और कौन सा नाम से आए रामलाल मरावी। अच्छा तो एक बार सचिव मन का बोलते और रोजगार सहायक ला बोलता हूँ तो वही बोला तो इसे पैसा देबे तो आही के खेता मैं कहें आवास के नाम लेके 1 रुपया नहीं दमा है आना हो ही तो आ जाही के 5,000 रुपया कौन मांगत रही थी आवास यह रोजगार सहायक का नाम होता देवनाथ जगत। अच्छा तो का बोले तो बोले मैं बोले हाँ सर मैं मोर से पैसा नहीं है भाई ऐसे की क्या का चाहता उसका अब मैं चाहता हूँ ओखरे इंक्वायरी होना चाहिए करके। बिलासपुर जीआरपी थाना क्षेत्र से ट्रेन में चोरी की एक घटना सामने आई है। रायगढ़ बिलासपुर लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला का हैंडबैग अज्ञात चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर चुरा लिया। बैग में कीमती सोने चांदी के जेवरात और नकदी भी रखा हुआ था। बिलासपुर के सिमरताल निवासी गंगा धीवर परिवार के साथ बारद्वार स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई। ट्रेन में भारी भीड़ थी जिसका फायदा उठाकर अज्ञात व्यक्ति ने उनके कंधे पर टंगा लेडीज हैंडबैग का चैन खोल दिया। बैग के अंदर से छोटा थैला पार कर दिया गया जिसमें सोने का मंगलसूत्र, सोने के झुमके, कान की बालियां, माथे की बिंदिया और एक चांदी का बाजूबंद भी था। बैग से 1,000 की नकदी भी गायब हो गई। कुल चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 65,000 रुपए बताई जा रही है। बिलासपुर पहुंचने के बाद गंगा धीवर द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जीआरपी थाना बिलासपुर ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की पहचान करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज एक महिला आई थी जो बुलाई कि रायगढ़ से बाराद्वार से बिलासपुर सफर कर रही थी। रेलवे स्टेशन बाराद्वार में चढ़ते समय उसके लेडीज हैंडबैग से अंदर कोई एक चैन खोल के उसका पर्स निकाल लिए जिसमें कोई जेवरात और 1,000 रुपये नकदी था उसका। ये कहाँ की घटना है? ये बाराद्वार स्टेशन का घटना है। तो हम चापा को सूचना दी, तलाश के लिए सूचना दे दी। रेल यात्रियों के साथ चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है जो गंभीर चिंता का विषय है। जीआरपी ने अपील में कहा है कि यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तखतपुर पुलिस इन दिनों अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के खिलाफ जारी निर्देशों के तहत तखतपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीती रात तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मटसगरा में दबिश दी गई, जहां अनिल साहू नामक युवक अवैध रूप से महुआ शराब बेचते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग 10 लीटर महुआ शराब बरामद की है। अवैध शराब रखने और बेचने के आरोप में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हमारे पुलिस कप्तान महोदय द्वारा अवैध जितने भी तत्व हैं उसके ऊपर लगातार कार्रवाई करने का लगातार निर्देश दिया जा रहा है। मेरे द्वारा भी जब से तखतपुर
का पदभार ग्रहण किया गया है। लगातार हमारे स्टाफ और यहाँ के हमारे मुखबिरों को अलर्ट किया गया है। उसी तारतम्य में सूचना मिली थी कि मटसगरा गांव में एक व्यक्ति अवैध शराब महुआ वगैरह आसपास सप्लाई भी करता है, विक्रय करता है बोल के, जिस पे जो है हम लोगों ने पॉइंटर लगा के पकड़ा है, जिसमें आरोपी अनिल साहू है 28 साल का, मटसगरा का। उससे 10 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ था, जिसको कल विधिवत कार्रवाई करके 34(2) के तहत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सेकंड एंट्री दुर्दशा का शिकार है। यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के दावे किए जाते हैं, वहीं हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश करती है। टिकट काउंटर से लेकर बाहर तक व्यवस्था और सुरक्षा की भारी कमी है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सेकंड एंट्री अव्यवस्था और लापरवाही का उदाहरण बन चुकी है। जहां यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट काउंटर बनाया गया है, वहां यात्रियों के बजाय आवारा कुत्तों का जमावड़ा है। स्थिति ये है कि यात्रियों को टिकट लेने में भी परेशानियां होती है और कई बार डर के कारण वहां जाना ही टाल दिया जाता है। स्टेशन के बाहर की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। जगह जगह गड्ढों से यात्रियों को हर पल हादसे का खतरा बना रहता है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, लेकिन रेलवे प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जाता। हाल ही में इस इलाके में सुरक्षा की बड़ी चूक सामने आई, जब अज्ञात चोरों ने टिकट काउंटर को निशाना बनाते हुए वहां रखी नकदी चुरा कर फरार हो गए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जंक्शन है, लेकिन इसकी सेकंड एंट्री की हालत देखकर यह कहना मुश्किल है कि ये जोनल स्टेशन का प्रमुख द्वार है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में रेंट ए साइकिल योजना, जो पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक कम करने के उद्देश्य से 2023 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई थी, अब असफल होती हुई नजर आ रही है। 68 लाख रुपए की लागत से शुरू हुई ये योजना तकनीकी और प्रबंधन दोनों स्तरों पर विफल रही। साइकिल स्टैंड्स वीरान हैं, रखरखाव के अभाव में साइकिलें खराब हो चुकी हैं। ऐप आधारित सिस्टम आम जनता के लिए कठिन साबित हुआ और प्रचार की कमी से लोग योजना से अनभिज्ञ रहे। नगर निगम को तक नहीं पता कि कितने लोगों ने साइकिल किराए पर ली। किराया और पास की दरें तय की गई, पर उपयोग न के बराबर रहा। अब निगम साइकिल स्टैंड को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने की योजना बना रहा है, लेकिन सफलता संदिग्ध है। ये स्थिति केवल बिलासपुर की ही नहीं, बल्कि अन्य बड़े शहरों में भी इसी तरह की योजनाएं असफल रही है। देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत एक अच्छी मानसिकता के साथ नगर निगम ने रेंट ए साइकिल की योजना लाई थी और कुछ शहर के प्रमुख चौक चौराहों में इसकी सुविधा भी दी गई है, लेकिन रेंट ए साइकिल का रख रखाव के अभाव में जो है जर्जर हो चुका है। कई जगह जहाँ स्टैंड इनका बनाया गया है, वहाँ कई जगह से साइकिलें गायब हो गई है। इसके देख रेख नहीं किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये आम नागरिकों, शहरवासियों के लिए एक अच्छी योजना है। जो साइकिल चलाना चाह रहे हैं वो वहाँ से साइकिल ले सकते थे, लेकिन नगर निगम की निरंकुशता की वजह से योजना जो है फेल नज़र आ रही है। देखो, ये योजना था ना, वो एकदम फालतू पैसा खर्च करने वाली योजना था, क्योंकि अपना सिटी इतना बड़ा नहीं है कि लोग साइकिल में घूमें या फिर आखिर वो जंग लग के ख़राब हो के या फिर कहीं ना कहीं रात दिन पानी पड़ा, धूप पड़ा, ख़राब हो गया। अब ऐसी स्थिति हो गया, वहाँ साइकिल ही नहीं है।
ये स्थिति है। वैसे ही साइकिल ट्रैक बना था, तो साइकिल ट्रैक में अब लोग वहाँ वो मिट्टी रखना चालू कर दिए, ठेला लगाना चालू कर दिए हैं। ये हमारे सिटी के लिए इतना बड़ा योजना नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी का पैसा जो था ना, उसी का फिजूल खर्ची वाली। अगर योजना नहीं था और लागू किया गया था तो उन पर प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत थी। जी बिल्कुल, प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कम हुआ उसमें, जो कि लोगों को पता ही नहीं था साइकिल रखा क्यों गया है। अगर वहाँ कोई एक आदमी रख देता कि उसको समझाता कि क्या तरीका है, कैसे करके साइकिल आप किराए से ले सकते हो, तो उसमें हो सकता है सब कुछ साइकिल चलती। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गया कि साइकिल पूरा कंडम हो गया है, कई साइकिल चोरी हो गए हैं उसी स्थिति में, तो वो तो पूरा बेकार ही रहा योजना हुआ। बिलासपुर जिले में खनिज के बाजार मूल्यों में लंबे समय बाद वृद्धि की गई। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने ये संशोधन करते हुए खनिजों की नई दरों का निर्धारण किया है, जो 1 जून 2025 से प्रभावी हो चुकी है। सरकारी करों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन खनन प्रक्रिया में उपयोग होने वाले संसाधनों की लागत में व्यापक वृद्धि हुई है। इसमें मशीनों, डीजल, बिजली, भूमि किराया और मजदूरी की लागत शामिल है। इन कारणों से बाजार में खनिज शासकीय दरों की तुलना में कहीं अधिक कीमतों पर बेची जा रही है। इससे न केवल शासकीय राजस्व प्रभावित हो रहा था, बल्कि अवैध खनिज परिवहन, भंडारण और उत्खनन के मामलों में कम जुर्माना लगने के कारण नियंत्रण के प्रयास भी कमजोर हो रहे थे। यही कारण है कि खनिज के दाम में वृद्धि हो गई है। बिलासपुर जिले में खनिजों का जो बाजार मूल्य है वो 1 अप्रैल 2019 को निर्धारित हुआ था। उसके पश्चात जो खनिजों का उत्पादन है ना, जैसे बिजली का है, लेबर चार्ज बढ़ गया, बिजली बढ़ गया, मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो अभी हमारे पास बाजार मूल्य रिवाइज नहीं होता। तो अभी जो खनिजों का बाजार मूल्य कभी रिवाइज किया गया 2025-26 में, है ना। अब इसमें क्या होगा, जब खनिजों का बाजार मूल्य रिवाइज होने से बाजार मूल्य में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई तो इसमें जो कुछ असर इसका पेनाल्टी में भी आएगा। जो अवैध उत्खनन पर भंडारण करते हैं ऐसे लोगों में जो है ऐसे लोगों की जो पेनाल्टी होती है उसमें बाजार मूल्य एक फैक्टर होता है। तो बाजार मूल्य बढ़ने से स्वाभाविक बात है कि पेनाल्टियाँ या अर्थ जिसको अर्थदंड बोलते हैं, शास्ति, ये बढ़ जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि जो निर्माण ठेकेदार हैं, जो अपने निर्माण कार्य में सरकारी निर्माण ठेकेदार हैं, जो खनिज गौर खनिज व्यापक उपयोग करते हैं, तो इन लोग भी ये होंगे कि चूँकि पेनाल्टी बढ़ रही है ना, तो पेनाल्टी बढ़ गई तो ये लोग प्रमोट होंगे कि जो विधिक खदान है, जो वैध खदान है, वहाँ से वैध स्रोतों से अभियान पास के माध्यम से ये लोग खनिज परिवहन करके मंगाए, अन्यथा इनको जो है पेनाल्टी लगभग दुगना देना पड़ेगा रॉयल्टी क्लेम के प्रकरण में। कितने वर्षों बाद बढ़ा है? कितने वर्षों बाद? ये 1 अप्रैल 2019 को इसके पहले जो है बाजार मूल्य तय हुआ था। उसके बाद अभी 2025-26 में अभी ये बढ़ाया गया है। लगभग मान के चलिए करीबन 6 साल हो गया। और ये जो नया दर है, वृद्धि दर है बाजार मूल्य में, 1 जून 2025 से प्रभावशील है। वर्ष 2019 के बाद से खनिजों की शासकीय बाजार दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया था। आमतौर पर राज्य शासन द्वारा जब रॉयल्टी या अन्य करों में परिवर्तन किया जाता है, तब उसी अनुपात में खनिज के बाजार मूल्यों में भी वृद्धि की जाती है। लेकिन वर्ष 2018 के बाद से रॉयल्टी या अन्य करों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी नवापारा में संतोषी माता मंदिर से गुरु गोविंद सिंह नगर तक जाने वाला निस्तारी मार्ग रेलवे प्रशासन द्वारा अचानक बंद कर दिए जाने से स्थानीय नागरिकों में इसके चलते भारी आक्रोश है। ये WBM सड़क हजारों लोगों की दैनिक आवश्यकता थी, जिसे बिना पूर्व सूचना वैकल्पिक मार्ग दिए बंद कर दिया गया। इससे बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और कामकाजी वर्ग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं भी प्रभावित हुई है। नागरिकों ने इसे जन विरोधी कदम बताते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि 5 जून तक वैकल्पिक मार्ग नहीं खोला गया तो 6 जून को सिरगिट्टी की जनता DRM कार्यालय का घेराव करेगी। नागरिकों ने स्पष्ट किया है कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी और प्रशासन से शीघ्र समाधान की अपील भी की गई है। पब्लिक को आने जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब हम लोगों को ये बरसों पुरानी सड़क थी, जिस सड़क पे आना जाना कर रहे थे, अचानक से बंद कर दिया गया है। तो अब जान का खतरा बना हुआ है। मेन रोड में जाते हैं तो हाईवे से मौत का डर रहता है, और इधर रेलवे तरफ आते हैं तो ट्रेन से खतरा रहता है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और आने जाने कामकाजी लोग हैं, उन सबको बहुत असुविधा हो रही है। और अगर हमने ज्ञापन जिस प्रकार से सौंपा है DRM साहब को भी और माननीय कलेक्टर महोदय को भी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है गुरुवार तक,
तो हम लोग शुक्रवार को बाध्य रहेंगे बड़ा आंदोलन करने के लिए। हम लोग सिरगिट्टी न्यायपाड़ा से आए हुए हैं। हमारे पास 50 सालों से एक निस्तारी का रास्ता था जो सिरगिट्टी का मुख्य रास्ता था, जिसमें से कई सारे स्कूली बच्चे, यहाँ की आपात की स्थिति में एम्बुलेंस वगैरह भी उसी रास्ते से आती थी। अभी रेलवे प्रशासन का जो ज़मीन थी वहाँ पास रेलवे प्रशासन ने एक बाउंड्री वाल उठा दिया गया है, जिससे वो रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो हमारी एक छोटी सी मांग थी कि हमें एक निस्तारी रास्ता दिया जाए, ताकि जिसमें से जो वहाँ 30,000 के आसपास की पब्लिक जो रोज़ाना उस रास्ते से आवागमन करती थी वो हमें रास्ता मिल जाए। तो इसी संबंध में मैंने एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा और एक ज्ञापन DRM ऑफिस में सौंपा है। अगर गुरुवार तक हमें एक निस्तारी रास्ता नहीं मिलता है तो शुक्रवार को हम DRM ऑफिस का पूरे सिरगिट्टी वासी घेराव करेंगे। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर 1 जून को बिलासपुर पहुंचे। यहां अंबेडकरवादी परिवारों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। सदस्यता अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राजकुमार जांगड़े ने कहा कि भीम आर्मी का उद्देश्य बहुजन समाज को एकजुट करना और जातिवाद के खिलाफ सशक्त आवाज उठाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी अन्याय होगा भीम आर्मी वहां पहुंचकर संघर्ष करेगी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक सूत्र में बांधने और समाज के हक अधिकार की लड़ाई को और ज्यादा तेज करने की बात कही। राजकुमार जांगड़े ने कहा कि आज भीम आर्मी पूरे देश में बहुजन समाज के हित में एक जन आंदोलन की तरह कार्य कर रही है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय और बराबरी नहीं मिलती है। जिस तरह से सबके हक अधिकार के लिए जो समर्पित भाव से जो काम करने का काम करते हैं, उनको जन बल तक प्रचार प्रसार करने का काम आप लोगों का भी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस महापुरुष को इस देश की स्कूल में के अंदर बैठ करके पढ़ना मना था, उन्होंने विश्व का सबसे अच्छा संविधान लिख करके पूरे देश के हित में काम किया। इसलिए हम सबको संगठित होकर के एकजुट होकर के रहना है और एकजुटता के साथ में हमें शिक्षित बनना है, भारतीय संविधान को और सामाजिक इतिहास को जानना है और फिर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रतनपुर में शनिवार की रात को सालाना उर्स के दौरान कव्वाली कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज, हज कमेटी के सदस्य मकबूल अली, भाजपा के अन्य नेताओं के अलावा कांग्रेस के नेता त्रिलोक श्रीवास भी अपने समर्थकों के साथ अतिथि बनकर यहां पहुंचे। इस कार्यक्रम में दोनों दलों के नेता मौजूद थे। इसी दौरान भाषण के बीच कांग्रेस और भाजपा नेताओं में नोकझोंक शुरू हो गई। दरअसल मकबूल अली ने अपनी बात रखते हुए राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि जो काम वर्तमान में सलीम राज कर रहे हैं वैसा काम पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ है। भाजपा सरकार की अच्छाइयों की गुणगान करने के बाद उन्होंने अपनी बात समाप्त की। इसके बाद बात रखने का मौका त्रिलोक श्रीवास को मिला तो उन्होंने दरगाह परिसर में पार्टी की बात को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि दरगाह में पार्टी लेवल पर कोई बात नहीं होनी चाहिए थी, मगर आपने छेड़ दिया है तो मैं भी अपनी बात जरूर रखूंगा, कहकर उन्होंने मुसलमानों को
लेकर वर्तमान में जो परेशानी आ रही है उसकी बात रखी और तेज तरार शैली में उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से दरगाह परिसर में विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की मांग कर दी। श्री श्रीवास की शैली से नाराज वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने भी तीखे स्वर में जवाब देने का प्रयास किया। उन्होंने भी यहां पर पार्टी की बात नहीं करने की बात कही और पार्टी की बातों से हटकर कव्वाली का मजा लेने के लिए कहा, मगर बात बिगड़ चुकी थी और दोनों ही तरफ से समर्थक भी आवेश में आ गए थे। मगर तत्काल आयोजन समिति ने मौजूद पुलिस बल को मंच पर बुलाकर मामले को किसी तरह से शांत कराया और कार्यक्रम आगे जारी रखने को कहा। इस दौरान थोड़ी देर के लिए यहां अफरा तफरी की स्थिति मच गई थी। दर्शकों के बीच बैठे समर्थकों ने भी शोर शराबा शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद माहौल में नरमी आई और फिर से कव्वाली का कार्यक्रम बिना विवाद के शुरू हो गया। हकीम मोहम्मद जी से निवेदन है आज के इस मोमेंट को प्रस्तुत करें। सभी बैठ जाएं। मैं डॉक्टर सलीम राज जी के मोमेंट को बैठ करने के लिए बिलासपुर शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिला इकाई ने वरिष्ठता सूची में पाई गई गंभीर विसंगतियों पर आपत्ति जताते हुए जिला प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। मंच ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी मांगे स्पष्ट की है। पत्र में कहा गया है कि वरिष्ठता सूची का निर्धारण 2008 की मूल सीनियरिटी सूची के आधार पर किया जाए। इसके अतिरिक्त जिन शिक्षकों की आपत्तियां लंबित है उन पर समयबद्ध और न्याय संगत निर्णय लिया जाए। मंच में समायोजित शालाओं की सूची और शालाओं में रिक्त पदों की जानकारी को पारदर्शी रूप से सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है। साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों की संख्या में पाई गई गड़बड़ियों को सुधारने और सही आंकड़े प्रस्तुत करने की बात भी कही गई है। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे जिले में चल रही अनियमित प्रक्रिया का बहिष्कार कर आंदोलनात्मक कार्रवाई करने में बाध्य हो जाएंगे। मंच ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर न्यायोचित समाधान की अपील की है। छत्तीसगढ़ में 23 शिक्षकों का जो संगठन है वो तात्कालिक रूप से 4 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हुआ है। इस विषय पर 28 मई को तूता रायपुर में, नया रायपुर में अपनी मांगों की पूर्ति के लिए एक प्रदर्शन किया था। तात्कालिक रूप से अभी देखा जाए तो प्रदेश में युक्तिकरण का अविवेकपूर्ण जो प्रयोग किया जा रहा है, नियमों को ताक में रख करके 2008 के सेटअप जब लागू है उसको निरस्त नहीं किया गया है तो उसके साथ युक्तिकरण होना चाहिए। तो 2007-8 के सेटअप को कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हम युक्तिकरण की प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं जिसमें अतिशेष की सूची का प्रकाशन नहीं हो रहा है। सूची प्रकाशित होनी चाहिए और उस पर दावा आपत्ति का जो नैसर्गिक न्याय है उस पर लागू होना चाहिए। बिलासपुर और रायपुर मंडल में यात्री ट्रेनों को आउटर में रोककर मालगाड़ियों को रास्ता दिया जा रहा है। इससे हजारों रेल यात्रियों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी बहुत सी ट्रेनें 6 से 8 घंटे की देर से यहां पर पहुंची। यात्री स्टेशन पर इंतजार करते रहे। उमस भरी गर्मी के बीच यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। बावजूद इसके समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लंबी दूरी के साथ बिलासपुर कोरबा के मध्य चलने वाली गाड़ियों के परिचालन की भी गति धीमी है। सोमवार को ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से लगभग 8 घंटे देरी से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। कुछ यात्रियों का कहना है कि दूसरे प्रदेश की तुलना छत्तीसगढ़ में ट्रेनें ज़्यादा लेट चलती हैं। कुछ यात्रियों ने बिलासपुर रेलवे के बाथरूम को भी बहुत गंदा होना बताया है। 20972 है और वो हाल फिलहाल करीब 8 घंटे लेट चल रही है और हम सुबह से पड़े हुए हैं आज यहाँ पे। कितना बजे थे यहाँ हम सुबह हमें आना था 5 बजे गए हुए हैं यहाँ पे। और कितने बजे अभी जो राइट टाइम करीब बता रहा है ये 5:30 बजे का बता रहा है, लेकिन जिस तरह से चल रही है उस तरह से करीब 6:30 बजेंगे अभी इसके बाद। हम लोगों को जयपुर जाना है लेकिन ये ट्रेन यहाँ से कोटा तक की है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ऐसा कि बाहर में भी देखने को मिलता है? हाँ जी सर, सिर्फ छत्तीसगढ़ में स्थिति देखते हैं ट्रेन लेट का कि बाहर में भी आपके यहाँ पे ज़्यादा स्थिति खराब है सर। बाकी राजस्थान या यूपी में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ के टॉयलेट्स वगैरह भी बहुत गंदे हैं। आप देख के आइए कि बिल्कुल उनमें जा भी नहीं सकता आदमी।
ये हालत है। क्या करना चाहिए रेलवे को? यहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस टाइप की जो समस्या यहाँ पे जो चल रही है इसका निराकरण करना चाहिए। 20-972 ट्रेन है, हम लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। 8 घंटा कम से कम लेट बता रही है। सुबह 6 बजे के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े परेशान हो चुके हैं। ये तो सिस्टम में बड़ी गड़बड़ हो रही है, जबकि सुधार होना चाहिए, लेकिन ये तो पता नहीं कहाँ की ओर जा रहे हैं हम लोग। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कम से कम टाइमली तो रहे सारी चीज़, टाइम के ऊपर तो रहे सारा काम। इतना इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, फिर भी हम लोग उसी स्टैंडर्ड पे हैं जो पहले अपन चला करते थे। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इतना अग्रेसिव होने का कि हम लोगों ने ये अपडेट कर दिया, कंप्यूटराइजेशन कर दिया, लेकिन वही 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो ये थोड़ा तो सुधार इसमें ज़रूरी है। हमारी ट्रेन थी सुबह 7:20 पर, जो ट्रेन बढ़ते बढ़ते हो गई 3 बजे, और अगली ट्रेन है हमारी यहाँ से थी कोटा से हमारी अगली ट्रेन 2:30 बजे, लेकिन जब 2:30 बजे हम यहीं चलेंगे तो बोले ट्रेन कैसे मिल जाएगी। अगली सारी ट्रेनें हमारी जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि हमारी एक ट्रेन थी जयपुर से गाज़ियाबाद के लिए, वो भी छोड़नी पड़ रही है, उसमें भी हमारे क्लियर था। और गाज़ियाबाद से जो ट्रेन थी हमारी मुरादाबाद के लिए, उससे भी हम बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। ट्रेन था भी यहाँ से हमारी ये 20-972 ट्रेन सुबह आनी थी हमारी, जो अभी तक नहीं आ पाई है। तो सारी ट्रेन डिस्टर्ब हो गई हमारी। तो फिर छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि उधर जयपुर और फिर उत्तर प्रदेश में भी ये समस्या आती है क्या जी? नहीं आती, इतनी समस्या कहीं नहीं आती है। जो समस्या यहाँ आई है, इतनी ट्रेन में कभी समस्या आई नहीं हमारे सामने। ये तो पहले। दूसरी ओर मालगाड़ियों को ग्रीन सिग्नल देने के लिए बिलासपुर जोन में 10 महीने में 2790 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गईं। रेलवे का पूरा ध्यान कमाई पर है। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जोन में माल ढुलाई से 22,807 करोड़ की कमाई हुई, जो पिछले वित्त वर्ष से 6% ज्यादा है। इस दौरान 1455 मेल एक्सप्रेस और 1335 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहीं। यात्री ट्रेनों को अलग अलग कामों के लिए रद्द किया गया, वहीं मालगाड़ियां बिना रुके दौड़ी। अब भी यात्री ट्रेनों को रद्द करने की स्थिति है। मौजूदा वित्त वर्ष में माल लदान में 23,700 करोड़ रुपए कमाई का लक्ष्य लेकर मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। हाल ही में जोनल रेलवे सलाहकार समिति की बैठक में सांसदों ने ट्रेनें रद्द होने पर नाराजगी जताई थी। इसके बावजूद रेलवे बाज नहीं आ रही है। इस संबंध में SCCR के CPRO सुस्कर विपुल विलास राव ने बताया कि अभी बहुत से जोन में काम चल रहा है, जिससे बहुत सी ट्रेनें लेट चल रही हैं। ये जो अलग अलग जोन्स में काम चल रहा है, जैसे साउथ ईस्ट रेलवे में काम चल रहा है, वहाँ पे यार्ड मॉडिफिकेशंस वगैरह हो रहे हैं, उसके वजह से कुछ ट्रेनें लेट चल रही है। ये जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशंस वर्क चल रहा है, जिसमें हाँ हर जोन में नई लाइंस बन रही है, मल्टीप्लिकेशंस चल रहा है, जैसे 2nd लाइन 3rd लाइन 4th लाइन है, ऐसे काम चल रहा है। उसके वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं और आगे भी आएंगे जब तक वो वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। कब तक वर्क कंप्लीट होने का? हर जोन के अलग अलग टारगेट्स होते हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन समय पर संचालन सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। यात्रियों ने रेलवे से समय पर सूचना देने और ट्रेनों के समय पर संचालन की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के रियल एस्टेट मार्केट में एक शानदार अध्याय की शुरुआत हुई है। श्री गणेश आर्चिड प्रोजेक्ट का भव्य शुभारंभ हो चुका है। मोपका मेन रोड गुलाब नगर गेट के सामने शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट भविष्य में बनेगा 7 मंजिला आधुनिक रेसिडेंशियल टावर, जिसमें न सिर्फ फ्लैट्स होंगे बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने वाले हर वो पहलू होंगे जिसकी आज के स्मार्ट होम बायर्स को तलाश होगी। बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है और ग्राहकों को यहाँ मिलेंगी प्रीमियम सुविधाएं, वो भी उचित और भरोसेमंद दामों पर। रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी और अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, NTPC व SCCL हेडक्वार्टर के बेहद करीब श्री गणेश आर्चिड की लोकेशन एकदम परफेक्ट है। प्रस्तावित 7 मंजिला इस टावर में भविष्य में मिलेंगी अत्याधुनिक लिफ्ट, हर फ्लोर पर पर्याप्त रोशनी, 24/7 सिक्योरिटी गार्ड, हाई क्वालिटी CCTV कैमरे और हरियाली से घिरा खूबसूरत गार्डन। साथ ही परिसर में होगा मंदिर और बच्चों के लिए सुरक्षित खेलने की जगह, यानी एक ही जगह शांति, सुरक्षा और सुकून का संगम। PN बजाज और मैं शायद 2 साल का अंतर है, मैंने हम लोग 0 से ऊपर आए हैं, उनको हमारे ग्राहकों का एहसास होता है
कैसे वो मकान लेता है, 15 साल का कर्जा लेता है, PF PPF का पैसा दे देता है, तब 2 कमरे का मालिक बनता है। मेरे फादर खुद रेलवे में एम्प्लॉय थे, तो शॉर्टकट नहीं है हमारे धंधे में। और आज भी बहुत से लोग शहर के अंदर में 1 रुपये की 5 अठन्नी ढूंढते हैं, और हम लोग 1-1.5 रुपये सालाना कमा के खुश रहते हैं, हमारा ग्राहक खुश रहे। और इस प्रोजेक्ट में हमारे DD भाई जुड़े हुए हैं, VC खत्री जुड़े हैं, इंदर चावला जुड़े हैं, और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट है गणेश आर्चिड, ये 7 मंजिला है, 6 मंजिला, 7वें में 3 पेंट है। यहाँ सर्व सुविधा जो एक आवासीय परिसर को जरूरत होती है, सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने CCTV कैमरा लगा रखा है, फायर फाइटर लगा के रखा है, और लिफ्ट जो है आधुनिक तकनीक से बनी हुई जो है आजकल जो आती है कि कहीं भी रुकना है वो नहीं है, किसी न किसी फ्लोर पर रुकेगी। 24 घंटा गार्ड है, 24 घंटा पानी है। ये सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इसका हम लोगों ने प्लानिंग कर रखा है। आप बिलासपुर या नियर बाई बात करें तो PM बजाज बोलने से एक विश्वास है, उनके ग्राहकों को खूब विश्वास है कि जो भी प्रोडक्ट की जो भी मतलब शख्सियत करके ये देखें वो अपने 100% पैदा होगा। इतना ही कहना चाहता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे। तो श्री गणेश कंस्ट्रक्शन का एक नया प्रोजेक्ट है और इसमें जो भागीदारी है PM बजाज साहब की, और PM बजाज साहब ने एक मकान करके काम शुरू किया है। एक बड़ा विशाल अपने प्रोजेक्ट आने लगे हैं। जब एक मकान को जब हम बेच के पहुंचते तो हमको पता रहता है कि तो एक मध्यवर्गीय परिवार है, उसकी क्या जरूरत है, तो अपना एक पैसा दोनों के घर बनाता है, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनके पैसे का नुकसान न हो। तो पूरी गुणवत्ता के साथ, आधुनिक एमिनिटीज के साथ, सुरक्षा के साथ, पर्यावरण को सब ध्यान में रखते हुए इनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है सिपत रोड मोहक्का में। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और PM बजाज जैसे प्रभाकर जी ने कहा कि विश्वास का प्रतीक, और इनकी एक टैगलाइन है कि हम मकान नहीं घर बनाते हैं। ये 100% सही है, ये घर बनाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि घर बेचने, मकान बेचने से लेकर घर बसाते हैं, ये गुणवत्ता का कोई समझौता नहीं करते, इससे कोई दो मत नहीं है। कालोनाजर PN बजाज ने बताया कि श्री गणेश आर्चिड में न सिर्फ बेहतर कंस्ट्रक्शन होगा बल्कि आपको मिलेंगी स्मार्ट फैसिलिटी, चौड़ी सड़कें, पक्की नाली, बिजली पानी की पूरी व्यवस्था और हर यूनिट में बेहतर वेंटिलेशन व लोकेशन व्यू। और सबसे अहम, ये सब मिलेगा आपको एकदम उचित कीमत पर, क्योंकि हमारा मानना है गुणवत्ता महंगी हो सकती है लेकिन उसकी कमी जिंदगी भर भारी पड़ती है। तो आज ही बुक करें श्री गणेश आर्चिड में अपना घर, एक 7 मंजिला सपने की ऊंची शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस पर हर साल की तरह इस वर्ष भी दशमेश सेवा सोसाइटी ने ठंडा शरबत और प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्य और पदाधिकारियों ने श्रद्धा भाव से लोगों को ठंडे शरबत का वितरण किया। इस सेवा कार्य में सिख समाज की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, समाज सेवी प्रीतपाल सिंह होरा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा,
दशमेश सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष जसबीर सिंह भाटिया सहित बड़ी संख्या में सिख जन मौजूद रहे। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा ने शरबत और चना का प्रसाद वितरण कर सेवा भाव का परिचय दिया। गुरु अर्जन देव को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। सोमवार को शास्त्री चौक में दशमेश सेवा सोसाइटी द्वारा भीषण गर्मी में राहगीरों और आम नागरिकों को मीठा शरबत एवं चना वितरित कर गुरुजी के बलिदान को श्रद्धा से याद किया गया। पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा ने कहा कि गुरुजी का बलिदान सेवा और सत्य का संदेश देता है। ये दिन नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए मनाया जाता है। दशमेश सेवा सोसाइटी के संयोजक प्रीतपाल सिंह होरा ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। यह ग्रंथ सिख धर्म को आध्यात्मिक दिशा देता है। उनका जीवन सत्य और सेवा का प्रतीक है। उनका शहीदी दिवस धर्म और मानवता की रक्षा के लिए किए गए बलिदान की याद दिलाता है। आपको बता दें कि गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद गुरु थे, जिन्होंने 1606 में मुगल अत्याचार के विरुद्ध धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। गुरु अर्जन देव सत्य की रक्षा के लिए शहीद हो गए, मगर जुल्म के आगे झुके नहीं। उनके बलिदान की स्मृति में सिख समुदाय हर साल गर्मी के दिनों में छबिल लगाकर मीठे पानी और प्रसाद का वितरण करता है। ये परंपरा न केवल सेवा का प्रतीक है, बल्कि मानवीय करुणा और भाईचारे का भी संदेश देती है। गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है। हर साल इस तरीके से पूरे देश में छबील लगाई जाती है, कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी शहादत दिवस के अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ष यहाँ पर लस्सी की सेवा, छोले की सेवा और लंगर की सेवा भी पूरे देश में होती है। और छत्तीसगढ़ रायपुर में हर वर्ष दशमेश सेवा यहाँ पर शास्त्री चौक पर लगाकर ये सेवा सब मिलजुल कर करते हैं। और लोग जो यहाँ पर रुकते हैं, लोग प्रसाद लेते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं। शबद कीर्तन दिन भर चलता रहता है। तो सारे समाज के लोग बहुत सेवा करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, आज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी पूर्व शहादत दिवस मना रहे हैं, जिन्हें शहीदों का सरताज, बाणी के बोते कहा जाता है। हमारे पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु सिखों के। तो इन्हें तख्ती तवी के ऊपर बैठा के मुगलों ने, समय के रहते उस समय मुगलों ने इन्हें तसीहे दिए, गरम गरम रेत डाले सिर में, कहते धर्म परिवर्तन करो या बहुत सारी और चीज़ें चाहते थे वो कि ये ना हो करके। तो महाराज ने जम के उसका विरोध भी किया और बड़े प्यार से उन्होंने शहादत कबूल की। धर्म बदलना कबूल नहीं किया और उन्होंने अपना जो भी है शहादत दे के पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर एक प्रेरणा दी कि देखो हमने ये शहादत दी है। इसको हर समाज, सिख समाज पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में बड़े प्यार, श्रद्धा और बड़े प्यार से मना रहे हैं, जिसके तहत हम लोग इसमें ठंडे शरबत की सेवा और छोलों की सेवा करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह चल रही है। ये दशमेश सेवा सोसाइटी की सेवा पिछले कई सालों से चल रही है। सब बड़ी छबीलियाँ लगाई जाती है शास्त्री चौक के ऊपर में, जिसमें हर समाज के लोग आके हिस्सा लेते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये शहादत दिवस है और इस अवसर पर दशमेश सेवा सोसाइटी के सारे पदाधिकारी और सारे मेंबर्स मिलकर और सभी के सहयोग के साथ यहाँ पर मीठे शरबत का वितरण और चने के प्रसाद का वितरण और लंगर, ये सारे कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, जिस पे जो सड़क पर चलने वाले राहगीर हैं और सारे जो लोग हैं, आम जनता जो है इसका लाभ उठाती है। और उन्होंने कहा था, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। उन्होंने जो भी ईश्वर की रजा है उसको मंजूर किया और अपनी शहादत सिख कौम के लिए दी। तो सिख कौम युगों युगों तक उनका ऋणी रहेगा और उनको याद करते हुए उनको श्रद्धा पूर्वक उनका मनन करते हुए हम लोग यह जो है शहीदी पर्व मनाते हैं और यहाँ पर लोगों को इसका लाभ पहुँचता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु अर्जन देव जी जे शहीदी पर्व के उत्ते शबील लगाए हैं, जो आज विगत 15 वर्षों से यहीं शास्त्री चौक में लग रही है। ये शबील दशमेश सेवा सोसाइटी द्वारा लगाई जाती है और यहाँ पे आने जाने वाले राहगीरों के लिए कम से कम यहाँ पे 15 से 20 हज़ार लोग ये मीठी शबील सकते हैं। हमारे गुरु अर्जन देव जी ने, जिनको बहुत ही प्रताड़ना द्वारा, मुगल शासन द्वारा उनको तत्ती तवी में बिठा के उनको शहीद किया गया था, ये शबील उन्हीं के लिए हम लगाई जाती है। अर्जन देव जी के शहीदी पर्व पर ये समागम किया जाता है
इसमें गर्मी में क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए ये शरबत बांटा जाता है। और दशमेश सेवा सोसाइटी की बहुत सी सेवाएं और हैं। अभी हम लोग वृद्ध आश्रम बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। देखिए, हमारे 5वें गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी दिवस है और सिख समाज के द्वारा लगातार ऐसे आयोजनों में लोगों को सेवा देने का काम करते हैं। शरबत पिलाकर आत्मा को ठंडा करने का काम करते हैं, शरीर को। और दूसरा प्रसाद भी वितरण हो रहा है। निश्चित रूप से सिख समाज हमेशा अपने धर्म गुरुओं के शहादत दिवस पर कोई न कोई बड़े आयोजन करता है। आज भी एक आयोजन है। मैं शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि हम भी सिख गुरुओं के ही शिष्य हैं। सिख समाज एक प्रतीक है सेवा का, त्याग तपस्या का। तो आप यहाँ पे उनकी त्याग तपस्या और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उन्होंने एक सेवा भाव के माध्यम से, जो इतनी भरी गर्मी में पूरा समाज यहाँ पे उतरा हुआ है, महिलाएं, बहनें, बेटियाँ सभी यहाँ पे देखने को मिलेगी। मेरे भाई भी यहाँ पे तत्पर हैं और इतना अच्छा एक कार्यक्रम सिख समाज का मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया, मुझे ये अवसर मिला। इसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद उनको देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतना सम्मान दिया। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सोन में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 27 वर्षीय युवक विजय पटेल पिता ढेलूराम पटेल की करंट लगने से मौत हो गई। आप सभी को बता दें कि विजय अपने 2 साथियों राजू पटेल और समयलाल यादव के साथ लीलागर नदी में बिजली का तार डालकर करंट से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तीनों युवक लगभग शाम 5 बजे घर से तार लेकर नदी पहुंचे थे और जैसे ही उन्होंने करंट छोड़ा, अचानक विजय उसकी चपेट में आ गया। बिजली का झटका इतना ज्यादा तेज था कि विजय ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। हादसे के तुरंत बाद साथ में मौजूद दोनों साथियों ने गाँव पहुंचकर घटना की जानकारी ग्रामीणों और मृतक के परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने पचपेड़ी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। विजय की अकस्मात मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। आप सभी को बता दें कि पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम सोमवार को किया गया। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब एक तेज रफ्तार में जा रहा एक माल वाहक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया और पलट गया। इस दुर्घटना में वाहन में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 लोग गाड़ी की कैबिन में बुरी तरह से फंस गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। घायलों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर की मदद ली गई, जिससे वाहन को काटकर कैबिन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा वाहन के तेज रफ्तार और अनियंत्रित होने के कारण हुआ। घटना के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात भी बाधित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के चकरभाटा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार चकरभाटा के पास हाईवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए और पास में खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुट चुकी है। जिले के ग्राम कोरमी लारीपारा निवासी खेम कुमार धुरी ने जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने ग्राम की निस्तारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बसिया कोरमी गांव में एक व्यक्ति द्वारा निस्तारी रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को आवागमन में गंभीर असुविधा हो रही है। ये रास्ता ग्राम वासियों के लिए वर्षों से उपयोग में लाया जाता रहा है और ये निस्तारी भूमि के अंतर्गत आता है। गांव के खेम कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि विश्राम प्रसाद धुरी नाम के व्यक्ति ने इस रास्ते को जबरदस्ती बंद कर दिया है, जिससे आमजन का आना जाना बाधित हो गया है। लगानी जमीन है, वह सास की जमीन में जुड़े हुए हैं, 599 बैठे है ना, और मन जबरदस्ती लाठी के बल बना हम घर बनाओ का कल है, तुम मन ऐसे कह के धमकी उमकी देते हैं। थाना वाना पूरा कागज रखे हैं, जो भी रिपोर्ट डाले हैं, उम्र तहसील में पूरा पैसी वैसी सब चलता है। अभी फिर से वो ध्यान नहीं देते, कोई न प्रशासन न IGP में दिए, IGP में नहीं ध्यान देते। तो मैं कराऊँ तो कराऊँ का, अकेला आदमी जान सही था। जो हरदी में भी कांड हो से वैसे मार धूके के सुखराम धुरी है बोल के गए हुआ है। यदि कुछ भी हो जाते मोला तो प्रशासन देखा जवाबदारी रही है ना, मैं तो चल दूँ मोर का रही
और तो लड़का मन हवा पूरा सब कोई और सब कोई उसने बार बार कहते तो बाढ़ के तुम लड़का मन तुम वही मन परिवार में दूसरा का पक्ष सुखराम धुरी है और विश्राम प्रसाद है और अपनी पत्नी ने भी उसने बहुत मारा एक समय और अभी भी वो करके चले थे कोर्ट में, लेकिन आज तक के ना फरारी रही से और अभी तक ध्यान नहीं है कोई प्रशासन है। कोरमी से आए हैं, कोरमी बारी पारा से, जो कि हमारा समस्या है खुद का निजी ज़मीन है जिसमें जाने के लिए आबादी ज़मीन है। एक लड़का विश्राम धुरी के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसमें हम लोग को आते जाते बन नहीं रहा है, रास्ता को पूरा बंद कर रहा है। और उधर हम लोग का खेती किसानी करने का जो भूमि है खुद का नंबरी वो पीछे है, तो उसमें 10-15 घर के पूरे परिवार रहते हैं। तो वही मुख्य रास्ता है जिसको उसके द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके घर बनाया जा रहा है। उसमें सरपंच क्या बोल रहे हैं इस मामले में? सरपंच लोग समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं जन सुनवाई में कलेक्टर से मिलने के लिए। तो अभी ये सुशासन तिहार चला, उसमें दिए थे क्या आवेदन? उस समय नहीं था, कब्जा अभी किए हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो आवेदन जरूर देते उसमें। अभी अवैध रूप से कब्जा कर गड्ढा खोद दिया है, नेव बोलते हैं, और जबकि वहाँ पर पानी टंकी बना है, उसमें पाइपलाइन जो अभी नल वाला योजना चल रहा है उसमें पाइपलाइन बिछाया है, वो अंदर जा रहा है उसके घर के अंदर बीचों बीच, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं गाँव वाले। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की शीघ्र जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और निस्तारी भूमि को मुक्त कराकर गाँव वासियों के लिए फिर से खुलवाया जाए। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के बाद भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेष संवाददाता विकास शर्मा के पास, जो महापौर से विभिन्न मुद्दों पर कर रहे हैं चर्चा। इसी के साथ हम आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के विशेषज्ञ डॉक्टर शांतनु गुप्ता से भी मिलवाएंगे, जो आधुनिक तकनीक के जरिए किस तरह से इलाज कर रहे हैं इस पर अपनी बात रखेंगे। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। समाज विशेष के वर्ग को समर्थन कर रही है, सिंधी समाज को। महिला के लिए इतना बड़ा कार्यभार नहीं देख सकते। तो देखिए, आप एक महिला से बात कर रहे हैं कि मेयर से बात कर रहे हैं? आप मेरे को कुछ पहले जवाब दीजिए। आप एक महिला से बात कर रहे हैं कि मेयर से बात कर? नागपुर की जनता ने आपको 1,52,000 वोट टोटल दिए थे, तो आपको उम्मीद थी चुनाव के काउंटिंग के दिन पहले कितने वोट आपको मिलेंगे? जब भी एक रात जो रहती है चुनाव के पहले जब काउंटिंग की, रात को लोगों को नींद नहीं आता, एक बेचैनी सी होती है। आपका कैसा था? छत्तीसगढ़ के न्यायधानी पे मौजूद हैं और यहाँ पास बिलासपुर की जो मेयर हैं, जो प्रथम नागरिक है बिलासपुर की, उनसे हम आज जाके बात करेंगे और जानेंगे 4 महीने इनका कार्यकाल जो रहा है एज अ मेयर, इन्हें क्या क्या काम करना पड़ा है और कैसे कैसे लोग इनसे रोज आकर मिलते हैं और अपनी तकलीफ बताते हैं। तो मैडम से आज बात करेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 4 महीने एज अ मेयर। मैडम नमस्कार। नमस्कार। तो मैम आज आपसे फॉर्मल इनफॉर्मल बात दोनों होगी और जानेंगे कि मेयर बनने के बाद में क्या क्या आप लोगों को परेशानी को देखे हो, कैसे निराकरण कर रहे हो? देखिए, मेयर बन के अभी लगभग 3 महीना होने जा रहा है। सबसे हमारा मेयर बनने के बाद गर्मी आ गया सर पे। पानी की समस्या, जिस तरीके से पानी का लेवल नीचे जा रहा है, उसके कारण जो है हमको पानी के लिए लोग जनता को, जिस तरीके से हमने चुनाव के समय वादा किया था कि घर घर शुद्ध पेयजल देने का, तो उसके लिए हम जूझ रहे हैं। जहाँ पानी का लेवल नीचे है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, पहले का बोर फेल हो गया है, वहाँ चेक करवा के जो है नया बोर खनन का भी काम चल रहा है। और बहुत जहाँ स्थिति खराब है वहाँ टैंकर से भी पानी पहुँचाने का टेम्परेरी अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। और जो अमृत मिशन जो है, जो फुटाघट से पानी लाने का काम हो रहा है, उससे भी हम जहाँ जहाँ मेन पाइप से घरों का कनेक्शन नहीं जुड़ा, उसको भी जुड़वाने का काम कर रहे हैं। तो मैडम, आपने देखा होगा कि जनता आपके पास आती है, उम्मीद लेके आती है, तो ज़्यादातर कैसी शिकायतें आपके पास आती हैं? देखिए, ज़्यादातर जो है बुनियादी समस्याएं रहती है, जिस तरीके से रोड, नाली, बिजली, पानी का भी, जैसे गर्मी है तो पानी की ज़्यादा समस्या है। और आने वाला बारिश भी इस बार जो है मानसून बहुत जल्दी दस्तक देने वाला है, उसका भी हम तैयारी कर रहे हैं कि नाली नालों का सफाई जो है, मेन नालों का जो है, मेन रोड का नालों को भी सफाई हमने चालू कर दिया। अब जब वार्डों में जाते हैं तो वार्डों की जितनी नालियाँ हैं उसका भी सफाई हम कर रहे हैं, मतलब मैनुअल भी और मशीन द्वारा भी करवा रहे हैं, उसको गहराई से करने का निर्देश देते हैं। तो यही सारी समस्याएं, जब कहीं लाइट नहीं है, राशन कार्ड नहीं है,
ये सब जो है अभी हमारा शिविर भी लगा हुआ है सरकार का, जो है हमारी ऑटो जोन में जो है 1 by 1 जो है शिविर लग रहा है। तो वहाँ भी जो है हमारे त्वरित जैसे जनता की जो भी समस्याओं का एप्लीकेशन होता है, वहाँ जो है पूरे सभी विभाग बैठ रहे हैं हमारे सुशासन के तहत। तो वहाँ पे से भी जनता का बहुत सारे निराकरण हो रहे हैं। अच्छा लगता है, जनता का जो भी समस्याओं का निराकरण होता है तो एक हमको खुशी भी होती है। एक मैम प्रश्न है जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप एक अभी राजनेत्री हैं, तो लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा पद है मेयर का, एक महिला कैसे संभालेगी। तो लोग सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, चाहे कोई आप कल के रोज महापौर बने हैं, उसके बाद विधायक बने, तो सवाल रहता है कि महिला अकेले इतना बड़ा कार्यभार नहीं देख सकती। तो देखिए, आप एक महिला से बात कर रहे हैं कि मेयर से बात कर रहे हैं? आप मेरे को पहले जब एक मेयर से बात कर रहा हूँ। तो मेयर एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन आरक्षण हुआ था ओबीसी ओपन का, उस दिन मेरे सामने बहुत सारे पुरुष थे, क्योंकि पुरुषों का हक बनता है उसमें। तो लेकिन मेरे शीर्ष नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो महिलाओं को सम्मान देना जानती है और महिलाओं पर विश्वास की है अन्य पार्टियों के अलावा। तो उन्होंने इतने सारे पुरुष हैं, योग्य भी थे बहुत है, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के ही इस महिला पर जो है उन्होंने विश्वास किया है। और पूरी मेरी बिलासपुर की जनता, 70 वार्डों की जितनी जनता है, उन्होंने भी मुझे बहुत बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में जो उन्होंने वोट किया है, तभी मैं 67,000 वोटों से जीत के आई हूँ। और मेरी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता के अनुरूप और उनके जो अपेक्षा का उनका निराकरण करूँ, उनके हिसाब से इस बिलासपुर को चलाऊँ। तो जब एक मेयर से होती है, वो पुरुष और या महिला नहीं होती है। और पुरुष प्रधान देश में एक बार ये होता भी है कि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि एक महिला काम कर पाएगी कि नहीं करके। देखिए, पिछले 20 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। माननीय विधानी जी जो है नगर निगम में थे, विभिन्न पदों पे थे। वो पिछला नेता प्रतिपक्ष, उसके पहले सभापति थे, पीडब्ल्यूडी के चेयरमैन थे, और मैंने उनको भी लगातार काम करते हुए देखा है। और अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मैं पार्षद के रूप में पहली बार चुनी थी। तो नगर निगम मेरा परिवार है और नगर निगम के काम से और जनता से मैं पूरी वाकिफ हूँ और मुझे पूरी एक्सपीरियंस है इसका। तो मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं होता है काम करने में। जैसे मैम, बिलासपुर की जनता ने आपको 1,52,000 वोट टोटल दिए थे, तो आपको उम्मीद थी चुनाव के काउंटिंग के एक दिन पहले कितने वोट आपको मिलेंगे? जबकि एक रात जो रहती है चुनाव के पहले, जब काउंटिंग की रात को लोगों को नींद नहीं आता, एक बेचैनी सी होती है, आपका कैसा था? नहीं, सच बताऊं, मैं जिस दिन 26 जनवरी के दिन मैं घोषित हुई थी ऐसे भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी, मैं एक पार्टी में गई थी सीपीआई में। तो वहीं पे मतलब जनता का रुझान दिख रहा था। मैं और मेरे पति गए थे उस पार्टी में, तो वहाँ पे लोग सेल्फी लेने के लिए, ऐसा लग रहा था मैं मेयर बन गई हूँ। तो जनता का प्यार लगातार उसी दिन से मिलना चालू हो गया था। 26 को मैं ऐसे मेयर कैंडिडेट डिक्लेयर हुई थी, 27 को मैं एक पार्टी में गई थी, तो वहीं पे रुझान दिख रहा था। तो आपका भी फैमिली के लिए टाइम मिल जाता है मैम, बच्चों के लिए या फिर? बिल्कुल। देखिए, एक महिला जो है घर से जब निकलती है तो उसका पहले फैमिली प्राथमिकता होता है। मैंने भी अपने फैमिली को प्राथमिकता दिया है और हम दिन का खाना आज पहले एक साथ खाते थे सब। दोनों मेरे 2 बेटे हैं, एक बहू है और पति। हम सब कोशिश करते हैं, पोता है, दिन का एक साथ खाना खाने का। लेकिन आजकल जो है दिन को वैसे मैं कोशिश करती, नगर निगम में बैठती हूँ तो 3 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँ ताकि सबके साथ बैठ के खाना को नहीं होता तो रात को तो एक साथ हम खाना खाते हैं। जैसे मैम आप राजनीति में हैं, तो आप किसको आइडल मानती? कौन सी महिला ऐसी नेत्री जिनको आप लगता है कि मुझे इनके टाइप काम करना है या इनके टाइप मुझे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना है समाज के लिए? कौन सी ऐसी नेता है? देखिए, मेरा नेता तो वैसे बताएंगे तो अमर भैया है, क्योंकि मैं ऐसे टीचर अपना लाइफ को सेट करना चाहती थी। मैं अपना इच्छा था कि मैं लेक्चरर बनूँ, एक बड़ा स्कूल हो मेरा ऐसा। लेकिन राजनीतिक में लाने वाले मेरे पति और माननीय अमर अग्रवाल जी हैं। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे राजनीतिक में लाया है। और मैं सुषमा स्वराज जी को अपना आइडल मानती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती। मैं उनका वीडियोस वगैरह भी देखते रहती हूँ। वो उनकी बोलने की शैली और सादगी जो है उनकी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये तो गई मैम राजनीति की बात। अब थोड़ी घर के पास चलते हैं, घर की बात। मतलब खाने में क्या पसंद है आपको? मुझे बहुत सादा। देखिए, यहाँ के छत्तीसगढ़ के जितनी विभिन्न भाजी वगैरह है, पहले तो हमें मेरे मायके में तो नहीं बनता था, सिर्फ पालक और लाल भाजी जानते थे। लेकिन मेरा ससुराल में जो है सभी भाजी खाते हैं।
कई किस्म के जो है छत्तीसगढ़ में जितनी भाजी वो सब, मुझे सादा खाना अच्छा लगता है, दाल चावल रोटी और भाजी बहुत अच्छा लगता है। ग्रीनरी में ग्रीन सब्जी ज़रूर एक टोक अपने डाइट में शामिल करती हूँ। मेरा बहुत सिंपल है खाना, बहुत ज़्यादा नहीं। दही वगैरह लेती हूँ, दही तो दिन को भी लेती हूँ, रात को भी लेती हूँ मैं दही। और लास्ट टाइम मैम मूवी कौन सा देखने गए थे आप फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ? कौन सा मूवी देखी हूँ? वैसे तो हम उसमें नेटफ्लिक्स में देखते हैं घर में सब बैठ के, रात के समय नहीं मिल पाता होगा मैम? हाँ, समय नहीं मिल पाता है। देखा मैंने, मतलब हॉल में विधानी जी तो नहीं जाते हैं, लेकिन मैं बच्चों के साथ गई हूँ अपने फैमिली के साथ। तो नेटफ्लिक्स में हम लोग सब एक साथ 11 बजे के बाद कोई भी कभी मूवी लगा लेते हैं तो देखते हैं, और संडे वगैरह को दिन को जैसा टाइम मिलता है तो। और एक सवाल है मैम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जनता का ही सवाल है। उनका कहना है कि मैडम एक समाज विशेष के वर्ग को समर्थन कर रही है, सिंधी समाज को, पर आप खुल के बताइए कि सब आपके लिए एक है, क्योंकि जनता ऐसा सोचती है, लेकिन जनता को जानना जरूरी है। ये प्रश्न बहुत जरूरी था ताकि आप जनता को बता पाएं, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, सारे कोई भी वर्ग हो, सब मेरे लिए बराबर है। मैंने पहले कहा 70 वार्डों की जनता मेरे लिए बराबर है। और कई बार आपने ये प्रश्न पूछा वर्ग के लिए, लेकिन कई लोग बोलते कांग्रेस और भाजपा करके। मैं सभी, कांग्रेस हो या भाजपा हो निर्दलीय हो, सब पूरे 70 वार्ड मेरे हैं, पूरी जनता मेरी है। क्योंकि कांग्रेस के वार्ड से भी मेयर के तौर पे मैं जीत के आई हूँ। कई जगह जो कांग्रेस के पार्षद जीते, लेकिन वहाँ पे मेयर भी हारे हैं कांग्रेस के, मुझे समर्थन मिला है। तो पूरे 70 वार्ड मेरा है। और विशेष एक समुदाय की बात करेंगे तो, क्योंकि पिछले दिनों जो है जितना बेजा कब्जा इंक्रोचमेंट टूटने का काम हुआ है, तो एक विशेष वर्ग का ही मतलब हुआ है। तो मैंने इसीलिए सिंधी समाज को जो है सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए इंक्रोचमेंट टूटना चाहिए निश्चित रूप से। हमारे शहर को और सुंदर और व्यवस्थित बनाना है तो हमको इंक्रोचमेंट टूटना चाहिए। लेकिन अभी जो ज्वाली नाला वाला जो केस हुआ है, उसमें जो है मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, विधानी जी भी नहीं थे। तो उस दिन जो है उनको निगम का कहना है कि हम उनको नोटिस दिए थे, लेकिन वो रेसिडेंशियल था। रेसिडेंशियल में जो है उन्होंने, जो व्यापारी जो है उनको कमर्शियल बना दिया था। उनको कमर्शियल बना, ये अगर ज्ञात रहता है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, शायद हम मिल बैठ के जो है उसको सुलझा लेते हैं। और जो मतलब जिस तरीके से उनका सामान वगैरह फेंक के जो नगर निगम ने कार्रवाई किया है, वो थोड़ा मुझे गलत लगा। क्योंकि हम जब जनता के बीच में काम करते हैं तो इनकी इंसानियत भी होता है, थोड़ा से मतलब ढिलाई करना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। बिल्कुल नगर निगम का कार्रवाई बिल्कुल सही था, लेकिन उनको जिस तरीके से एक बहुत गरीब बंदा था, 40 लाख रुपए कर्जा लेके जो है टीना का शेड डाल के जो फर्नीचर का काम कर रहा था, तो ठीक है आपने हटाया, उसको 1 घंटे का समय दे देते। हमको तो त्वरित में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं उठाना था। ऐसा कुछ क्या था नगर निगम का, मेरा नाराजगी इसीलिए था कि उसको उठाने का टाइम देते। आप जब दल बल के साथ वहाँ गए थे, उसको आधा घंटे का टाइम देते, 1 घंटे का टाइम देते कि उसको टीना वगैरह निकाल लेता, वो अपना फर्नीचर निकाल लेता। तो उसका जो नुकसान हुआ उसको भरपाई कौन करेगा, एक गरीब का। तो ये इंसानियत के नाते जो है मैंने सभी अधिकारियों को जो फटकार लगाया है, आइंदा ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए, इस बात का मैंने उनको चेतावनी दिया है। मैम, जैसे आप पार्षद रह चुकी हैं 98 में, अभी मेयर हैं, तो आगे मन है विधायक का, सोच रही है, प्लान कर रहे हैं? देखिए, मैंने आज तक कुछ सोचा नहीं है, ईश्वर की कृपा है और मेरी पार्टी का निर्देश जैसा है, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा हम चलते हैं। हमारा कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, जनता का सेवा करना हमारा धर्म है बस। तो ये हमारे साथ थी मेयर मैडम, बिलासपुर की प्रथम नागरिक हैं, और इन्होंने खुल के हर बात कही है, अपनी बात भी रखी है, जनता की बात भी कही है। और आपको कोई भी शिकायत रहती है बिलासपुर नगर निगम में, तो मैडम यहाँ पर, मैम आपका टाइमिंग बता दीजिए ऑफिस का। मैं अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता है तो 12 बजे पहुंच जाती हूं। फील्ड मतलब कार्यक्रम भी बहुत सारे रहते हैं, कहीं उद्घाटन है, कोई स्कूल का इंस्पेक्शन में जाना है, या कोई भवन का निरीक्षण में जाना। फील्ड में नहीं रहती तो मैं 12 बजे आ जाती हूं, 12 से 3 बजे तक बैठती हूं। और कार्यक्रम नहीं रहता है तो अलग बात है, कार्यक्रम रहता है तो मैं फील्ड में जाती हूँ, नहीं तो 12 से 3 बजे तक मैं ऑफिस में उपलब्ध रहती हूँ। नहीं तो फ़ोन में तो मतलब कभी भी आप लोग फ़ोन करके जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे आप लोग पहुँच सकते हैं। तो एक महिला के तौर पे मैडम अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभा रही हैं, और मेयर का जो पद है एक महिला बहुत बखूबी संभाल सकती है। मैडम एक उदाहरण है, तो आप मैडम से मिल सकते हैं, अपनी शिकायत भी बता सकते हैं, मैम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।